हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि बार में एक लड़का बैठा है और आसपास के लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। वह अपने बारे में बड़ी ही हैवी ड्रामेटिक सी कहानी सुनाता है कि किस्मत जो भी देती है उसका दाम चुकाना पड़ता है, और वह असल में एक ऐसा इंसान है जिसके पास रोशनी देखने तक का समय नहीं था। वह बताने लगता है कि वह शहर में आया अकेला, बिना पढ़ाई लिखाई, बिना किसी के सहारे। जगह जगह काम ढूंढता रहा लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। कभी कभी 3 दिन तक सिर्फ 2 रोटियों पर जीवित। बस एक कमरा था क्योंकि किराया पहले ही दे दिया था। आखिर उसे एक अजीब सी जॉब मिलती है हॉस्पिटल के मॉर्ग में। और वह बताता है कि रात के समय वो जगह कितनी डरावनी होती है। अंधेरे गलियारे, बुझी लाइटें, सिर्फ कमरों से आती थोड़ी सी रोशनी और हवा में मौत की गंध। और इसी माहौल में उसे अपनी पढ़ाई के लिए समय मिलता था क्योंकि रात में वहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। अब ट्विस्ट यहीं आता है। एक दिन एक नई डेड बॉडी आती है और वह वही आदमी निकलता है जो उसका प्रीडिसेसर था, यानी वह इंसान जिसकी मिस्टीरियस गुमशुदगी की वजह से उसे ये नौकरी मिली थी। जब सारे लोग चले जाते हैं, ये लड़का क्यूरियोसिटी में बॉडी बैग खोलता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी है, नीली सफ़ेद रंगत वाली त्वचा, कम रोशनी में और भी डरावना दिखाई देता हुआ। उसकी छाती पर एक अजीब सा काला नीला निशान। लड़का उसे छूकर देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। और यहाँ से उसके मन में अजीब सी बातें आने लगती हैं, क्या मेरी भी ऐसी ही मौत होगी। वह डेड बॉडी से वादा करता है कि वह उसकी आखिरी यात्रा में साथ रहेगा और उसे अनादर से नहीं फेंकने देगा। यहाँ तक कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस और ईयरी हो जाती है, लेकिन अचानक लड़का कहानी बीच में ही रोक देता है। बार में बैठा एक आदमी जो पूरी तल्लीनता से सुन रहा था पूछता है, और फिर क्या हुआ? और लड़का एकदम मूड बदलकर बोलता है, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया ताकि तुम्हें ये सब बकवास सुना सकूं। पूरे बार में हंसी फूट पड़ती है। फिर गांव वाले बताते हैं कि यह लड़का लूमियन तो रोज नई कहानी गढ़ता है। कल कुछ और कहानी सुनाई थी, आज कुछ और। कोई इस पर भरोसा ही नहीं करता। इसी दौरान 3 नए लोग बार में आते हैं, रायन, वैलेंटाइन और लिया। उनका पहनावा देखकर साफ लगता है कि वे किसी बड़े शहर से आए हैं। लूमियन उनसे परिचय करता है और जब वह अपना लास्ट नेम ली बताता है तो लिया अचानक थोड़ा चौंक जाती है। रायन बताता है कि समुद्र में एक कहावत मशहूर है, मैं पिरेट एडमिरल से लड़ना पसंद करूंगा पर किसी फ्रैंकली नाम के आदमी से नहीं भिड़ूंगा। और यह नाम कुछ लोगों को डराता भी है। रायन लूमियन की कहानी के सम्मान में उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। लूमियन एब्सेंट मांगता है, लफी वर्ड जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और हेलुसिनेशंस तक करा देती है। रायन उसे वॉर्न करता है लेकिन लूमियन कहता है कि जिंदगी पहले ही काफ़ी कठिन है, थोड़ा और नुकसान झेल लिया जाएगा। फिर पीए नाम का गांव वाला बीच में बोल पड़ता है और लूमियन की पूरी पोल खोल देता है। वह कहता है, ये लड़का गांव का सबसे बड़ा झूठा है। इसकी हर कहानी फेक होती है। इसे 5 साल पहले इसकी सिस्टर और यहाँ लाई थी। इससे पहले ये कहाँ था किसी को नहीं पता। लूमियन बड़ी बेफिक्री से एब्सेंट पीते हुए कहता है, मुझे याद भी नहीं कि मेरा पहले क्या नाम था। और यही कहानी का टोन अचानक फिर से मिस्टीरियस हो जाता है। उसका पास्ट अजीब तरह से खाली है, उसकी मेमोरीज धुंधली हैं और सबको पता है कि वह झूठ बोलता है। लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं लगता। तो कहानी आगे बढ़ती है वहीं से जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। बार का माहौल अभी अभी कूल डाउन हुआ है और रायन थोड़ा शर्मिंदा होकर लूमियन से माफ़ी मांगता है। भाई को सच में उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने अजीब हो जाएंगे। और लूमियन, वो तो हंस देता है जैसे कह रहा हो, अरे क्या ही हो गया, एक और एब्सेंट पिला दो, सब सेट हो जाएगा। मुझे इस लड़के की बेफिक्री वाकई मज़ेदार लगती है। लेकिन रायन कुछ बोल पाए उससे पहले लूमियन खुद ही टॉपिक को स्मूथ तरीके से मोड़ देता है। पूछता है कि ये तीनों शहर वाले कॉडू जैसे छोटे गांव में आए क्यों हैं। और सच्ची बात बताऊं, ये क्वेश्चन लेजिट है क्योंकि जो भी बड़ा शहर छोड़कर ऐसी जगह आता है उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन ही होता है। रायन बताता है कि वे पाद्रे गियोम बेनेट से मिलने आए हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कैथेड्रल में भी नहीं मिले और घर पर भी नहीं। और जैसे ही ये नाम हवा में तैरता है पूरा बार एकदम शेर की तरह चुप हो जाता है, जैसे इस व्यक्ति का नाम लेना भी किसी पाप से कम ना हो। लूमियन थोड़ी देर सोचता है और कैजुअली बोल देता है कि वो बता सकता है कि पाद्रे कहाँ होंगे। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर लगता है ये लड़का पूरे गांव में चुपचाप घूमकर सबकी पर्सनल फाइल्स कलेक्ट कर चुका है। वह ड्रिंक खत्म करता है और उठकर कहता है, चलो चलते हैं। अब रास्ते में ये 3 फॉरेनर्स को दोस्ती का सबसे ऑकवर्ड जेस्चर देता है, बाहें फैलाकर चिल्लाता है, इट्स गुड टू मीट यू माई कैबेजर्स। भाई, कैबेज यानी अगर कोई मुझे कैबेज कह दे तो मैं 2 सेकंड के लिए तो सोचूंगा कि कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट। तीनों ऑकवर्डली खड़े रह जाते हैं और लूमियन बड़ी इनोसेंट टोन में बताता है कि हमारे यहाँ दोस्तों को कैबेज बुलाना प्यार का इजहार है।
गांव वाले भी एक्ट में साथ देते हैं, कंफर्म करते हैं। ये तो पूरा गांव टीम वर्क में प्रो है, बस मजे लेने के लिए। फिर लूमियन एक्स्ट्रा मजा लेने के लिए और भी वाइल्ड निकनेम्स बताता है। डियर बनीज, डार्लिंग चिक्स, लवली डक्स, जैसे पोकेमॉन कार्ड्स निकाल निकाल कर ट्रेड कर रहा हो। आखिर लिया सरेंडर करके कहती है, ठीक है कैबेज ही सही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब सब टैवन से बाहर निकलते हैं। कॉडू की रातें सिनेमैटिक हैं, स्ट्रीट लैम्प्स नहीं, बस स्काई फुल ऑफ स्टार्स और घरों से आती वार्म पीली रोशनी। ऐसा सेटअप किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं लगता। वे कैथेड्रल पहुंचते हैं और वैलेंटाइन इरिटेट होकर कहता है कि वे पहले भी यहां आ चुके हैं और कोई नहीं मिला। लूमियन बोलता है, अरे भाई, सामने दरवाजे पर कोई नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई है ही नहीं। फिर वह सेमेट्री के पास साइड दूर तक ले जाता है और यहाँ लूमियन फुल ऑन रोग मोड ऑन कर लेता है, दूर के कीहोल से छेड़छाड़ करके अंदर घुस जाता है। रायन मॉरल मोड में आ जाता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन लूमियन को परवाह कहाँ, वह होल टाइम ऐसे बिहेव करता है जैसे ये भी उसकी प्रॉपर्टी में शामिल हो। वह पोलाइटली खटखटाता भी है, बस शो के लिए, फिर दूर धकेल कर कहता है, जाए। अंदर अंधेरा, हैवी हवा और सस्पेंस वाइब। सीन बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा बिल्ड हो रहा है। फिर रायन को कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती है। लूमियन भी कहता है कि हाँ, उसे भी सुनाई दी, और जैसे वह खुद किसी थ्रिलर का प्रोटैगनिस्ट हो, सडनली दूर धक्का देकर खोल देता है। और अंदर का सीन, भैया ये तो 18 जोर स्कैंडल निकल आया। डिम रोशनी में पाड्रे एक गोरी औरत के ऊपर, खैर आप समझ ही गए। सच में अगर हॉलीवुड और डेली सोप्स का क्रॉसओवर बने तो शायद यही सीन होगा। पाड्रे चिल्लाता है, सैक्रिबलू, तुमने होली चर्च की योजनाएं बर्बाद कर दी। और मैं इस लाइन पर जेन्युइनली हंस पड़ा। होली प्लान्स, भाई कौन सी होली प्लान। लूमियन पीछे से सीन में आता है और प्योर ट्रोल मोड में बोलता है, आहा पाड्रे मिल गए, और रवा माई कैबेजर्स। और वह भाग लेता है जैसे सब कुछ प्लान करके ही आया हो। रायन, लिया और वैलेंटाइन वहीं जम जाते हैं। उन्हें पीए की वार्निंग याद आ जाती है, दिस बॉय, इससे दूरी रखो। और फ्रैंकली राइटली कहा था, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब सीन कटता है लूमियन पर। वह रात में अकेला चल रहा है, विसल बजाता हुआ, जैसे कोई मास्टरमाइंड जिसने अपनी प्लान प्लस मार्क्स के साथ पूरी कर ली हो। वह बड़बड़ाता रहता है, पूरी सिचुएशन को चेस की तरह ब्रेक डाउन करता हुआ। पाड्रे का अफेयर फिक्स हो गया, फॉरेनर्स पावरफुल लगते हैं और अब पाड्रे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे पैसे देंगे। इतना कॉन्फिडेंट प्लानिंग देखकर यकीन होता है लूमियन विलेज वर्जन है लोकी का। वह घर पहुंचता है, एक अजीब सी 2 मंजिला बिल्डिंग जो आधी जमीन में दबी हुई है। अपने सिस्टर ऑरा को पुकारता है, लेकिन वह रूफटॉप पर मिलती है। और यहाँ का सीन जेन्युइनली ब्यूटीफुल है। नारंगी ट्वाइलाइट, शांत हवा और ऑरा कॉस्मॉस की तरफ खोई हुई, जैसे किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हो। उसकी पर्सनालिटी काम भी है और पावरफुल भी। लूमियन उससे बात करता है, वह मजाक में उसे टोकती है, मुझे ग्रैंडे सोयूर कहो। फिर वह थोड़ी दार्शनिक बातें करती है, ब्रह्मांड, नैतिकता। आपको इंस्टेंटली फील होता है कि यह महिला नॉर्मल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लूमियन अपनी टिपिकल स्टाइल में नरेटर अंकल बनकर कोट्स बोलने लगता है और हंस पड़ती है और उसकी शराब की गंध पकड़ लेती है। और फिर लूमियन पाड्रे वाला पूरा स्कैंडल डिटेल में सुना देता है और हंसी के मारे लोटपोट, फिर सीरियस होकर वॉन्स करती है, पाड्रे को और मत छेड़ो, गांव का फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन लूमियन को पाड्रे पर्सनली पसंद ही नहीं। और उठती है, एक मुट्ठी सिल्वर डस्ट हवा में फेंकती है और लिटरली उड़कर नीचे चली जाती है। हाँ, उड़कर। यहाँ कहानी सटल मैजिक को तोड़कर खुलकर दिखाती है और क्लियरली किसी सुपरनैचुरल पावर वाली महिला है। लूमियन ऊपर खड़ा शॉक्ड, और मेरा क्या, नीचे से वॉइस आती है, खुद नीचे उतर। और वह अकेला छत पर खड़ा सितारों को देखता हुआ कहता है, काश मैं भी कभी ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हासिल कर पाऊं। और बस चैप्टर का इमोशनल एंड। कहानी शुरू होती है रात की उस हवा से जहां लूमियन अकेला छत पर खड़ा है। और सुनो, ये वही लड़का है जो गांव में हर दूसरे दिन कोई ना कोई तमाशा करता रहता है, पर आज बंदा फुल सीरियस मोड में। मुझे सच में लगा, भाई कौन है ये, और मेरे शरारती लूमियन को क्या हो गया। एकदम काम, स्टोन फेस्ड, जैसे लाइफ सडनली बहुत हैवी हो गई हो। असल में उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, और के पास मैजिक है, मुझे भी चाहिए, बस चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ पहली बार लगा ये लड़का डेंजरस बनने वाला है। जिज्ञासु इंसान जितना इनोसेंट लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। खैर, छत से उतरकर वो और के कमरे की तरफ जाता है। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, अब नॉर्मल लोग नॉक करते हैं, पर लूमियन भाई को प्रिवेसी की कॉन्सेप्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल लगती है। वो अंदर झांकता है और ऑरा को मिडनाइट में एकदम रॉयल स्टाइल में राइटिंग करते देखता है। स्काई ब्लू गाउन, क्लासी फाउंटेन पेन, पूरा एस्थेटिक सेट हो रखा है। और लूमियन पूछ बैठता है, डायरी लिख रही हो क्या।
इस पर औरा का आंसर तो इतना एटीट्यूड वाला था कि मैं सुनकर हंस पड़ा। भला कौन डायरी लिखता है? लाइक गर्ल प्लीज, हाफ द वर्ल्ड राइट्स डायरीज। लूमियन ने भी जोर का काउंटर मारा। रोसेल लिखता था, और फिर रोसेल की पूरी हिस्ट्री रिवीजन शुरू हो जाती है, स्टीम इंजन, कॉलोनीज, मर्डर मिस्ट्री, सब कुछ। मुझे ये बात सुनकर लगा कि औरा कभी कभी अनप्रोवोक भी रोस्ट कर देती है। वो कैजुअली बोलती है, इसलिए रोसेल ईमानदार नहीं था। सेवेज सिस्टर्स कैन बी रूथलेस। लूमियन को सबसे क्यूरियोसिटी ये थी कि औरा लिख क्या रही है। औरा कैजुअली बोलती है, पेन पैल को पत्र। और ऑनेस्टली यहाँ मैंने भी पॉज लिया। पेन पेल, इस दुनिया में पेन पैल्स, जादू टोना जोड़ पेन पैल्स इक्वल्स क्या क्रॉसओवर चल रहा है। लूमियन भी कंफ्यूज्ड, और फिर औरा पूरा टेड टॉक मोड ऑन कर देती है। इमोशनल वैल्यू, प्राइवेट थॉट्स, स्ट्रेंजर्स से बॉन्ड, पूरा लेक्चर दे दिया बेचारे को। पर असल ट्विस्ट, कुछ पेन पैल्स पावरफुल हैं, कोई बैटरी ऑपरेटेड लैम्प भेज देता है। अब भाई ये कौन पेन पैल्स हैं? Amazon प्राइम वाले एंजल्स। लूमियन इमीडिएट ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर मोड में चला जाता है, और मुझे उसका इनसिक्योरिटी असल में रिलेटेबल लगा। क्या पता बहन किसी शेडी बंदे से बात कर रही हो। लूमियन अपने कमरे में जाता है और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वो कई रातों से वही अजीब ड्रीम देख रहा है। एक इन्फिनिट धुंध जिसमें कितना भी चलो वापस बेडरूम में। ये ड्रीम वाइब्स ऐसे हैं जैसे कोई इनविजिबल एस्केप रूम, एक्सेप्ट आप एस्केप कर ही नहीं सकते। और मैं जेन्युइनली सोच रहा था, भाई ये ड्रीम नहीं, किसी सुपरनैचुरल ग्लिच की शुरुआत लग रही है। सुबह औरा बाहर आती है और लूमियन एक्टिंग शुरू, कनपटियां मलते हुए, फुल ड्रामा। वही सपना फिर आया। मैंने लिटरली सोचा ये बंदा ऑस्कर लेकर ही दम लेगा। औरा घबरा जाती है और कहती है कि हिप्नोटिस्ट बुलाना पड़ेगा, मैजिक वाला। और लूमियन तुरंत पूछता है, पेन पैल ब्रो, प्रायोरिटीज। बड़ा ड्रीम और सुपरनैचुरल हो रहा है और इसे पेन पैल्स का ही टेंशन है। औरा की रिएक्शन परफेक्ट थी। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं होता तो चप्पल भी साथ में उड़ाती। फिर लूमियन अपनी असली बात रखता है, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहता हूँ, वॉलॉग बनना चाहता हूँ। और फ्रैंकली ये वो मोमेंट था जब मुझे लगा ये लड़का अपने यू नो वॉट में कुल्हाड़ी मारने वाला है। पर औरा जेन्युइनली डरती है और समझाती है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। उसका वो कन्फेशन कि काश वो बस राइटर बनकर नॉर्मल लाइफ जी पाती, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट था, एकदम रियल। लूमियन की रिप्लाई, ये बोझ मुझे उठाने दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने सच में पॉज किया। लूमियन इस मोमेंट में बच्चा नहीं लगता, वो सच में बड़ा लग रहा था। औरा हंस देती है, क्या तुम समझते हो महिलाएं कमजोर होती हैं? और मैं, गर्ल, वो या तो प्यार जताने की कोशिश कर रहा है या हीरोइक बनने की। काम डाउन। लेकिन टिपिकल औरा, वो आगे से एग्जाम की याद दिलाती है, नॉलेज इज पावर वाला डायलॉग डालती है और चली जाती है। दोपहर में लूमियन अपने दोस्त रेमंड से मिलता है। रेमंड का एटीट्यूड क्लासिक गांव का लड़का, तुम्हें घर पर पढ़ना चाहिए था। और लूमियन की रिप्लाई स्मूथ, अरे भाई फांसी लगाने वाले को भी थोड़ा आराम चाहिए। ये लाइन सुनकर मैं लिटरली हंस पड़ा। ह्यूमर डार्क है पर डिलीवरी परफेक्ट। असल में लूमियन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स के बारे में क्लूज ढूंढ रहा है और अब वो गांव की पुरानी वॉलॉग स्टोरी सुनना चाहता है। रेमंड जो कहानी बताता है, उल्लू, कॉफन, नोबेल, प्योर फोक टेल, हॉरर वाइब्स। और लूमियन पूरी डिटेल में पूछ रहा है, रेमंड मुझे क्या पता, पिताजी ने बताया था। और स्टोरी वहीं पर एक नए रहस्यमय मोड़ पर रुक जाती है। तो भाई सीन शुरू होता है इस तरह कि लूमियन लिटरली छलांग मारकर उठ जाता है। बंदे की आंखों में वही डेंजरस चमक जो देखकर लगता है, हाँ ये आज फिर कुछ पंगा करने वाला है। वो बोलता है, चलो तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। और मैं यहीं रुककर बस यही कहूंगा, लूमियन ऐसा इंसान है जो सोचने से पहले एक्शन करता है और 90% बार इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन उसका लॉजिक भी वैलिड है। अगर उसने जरा भी डिले किया ना तो उसकी बहन और उसकी इन्वेस्टिगेशन पकड़ लेगी। और औरा का तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही तुम सुपरनैचुरल से दूर रहो वरना पिट जाओगे वाला है। और ऑनेस्टली औरा गलत भी नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स का एरिया इतना खतरनाक है कि नॉर्मल इंसान तो दूर, वॉरियर्स भी सोच समझकर पाँव रखते हैं। पर लूमियन का इमोशनल साइड एक्टिवेट हो चुका है। दुनिया जल भी रही हो तो भी मैं रुकने वाला नहीं। मैं औरा को सब झेलने के लिए अकेली नहीं छोड़ सकता। सच में इस लड़के की अपनी बहन के लिए लॉयल्टी स्कैरी लेवल की है। अब रेमंड सीन में दिमाग का सीपीयू स्लो मोशन में चलता हुआ दिखता है। बंदा जेन्युइनली पूछ लेता है, तुम्हें मेरे पिता से क्या चाहिए? और लूमियन की नज़र लिटरली कह रही है, भाई तुम हर बार इतना क्यों उलझते हो? वो बताता है कि वॉलॉक वाली दंतकथा कितनी पुरानी है, बस ये कंफर्म करना है। लेकिन रेमंड फिर पूछता है, क्यों? इस पॉइंट पर मैं भी बोल रहा हूँ, भाई तुम ऐसे कैसे जीते हो? लूमियन क्लियरली इरिटेटेड पर शांत रहने की कोशिश। वह उसे एक बहुत ही स्मार्ट, इंसेनली सस्पिशियस साउंडिंग लॉजिक देता है।
ज़्यादातर झूठी कहानियों में जगह, समय, लोग, वेग होते हैं, लेकिन इस कहानी में स्पेसिफिक प्लेस कोड मेंशन है, सो शायद सच हो। और ऑनेस्टली ये बात वाकई में सेंस बनाती है। मैं भी वहीं बैठा होता तो बोल देता, ऑक वेट, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन रियमंड अगेन नॉट कन्विंस्ड। भाई जेन्युइनली कन्फ्यूजन का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। लेकिन जब लूमियन खजाने और रिवॉर्ड की बात करता है, बस यहीं रियमंड की आंखों में सडन ग्रीड का स्पार्कल। और मैं यहीं रियल कॉमेंट्री डालूंगा, मनुष्य का वास्तविक वीकनेस, ट्रेजर। अब चलते चलते रियमंड अचानक पूछता है, तुम सच में वॉलॉक की कब्र ढूंढने वाले हो क्या? और लूमियन तो अपने कॉन आर्टिस्ट मोड में फुल ऑन स्विच कर जाता है। हाँ, अगर मिल भी गया तो पावर नहीं लेंगे, चर्च को दे देंगे, रिवॉर्ड मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऑडियंस समझ रही है ना? और रियमंड डर जाता है, इंक्विजिशन पकड़ लेगी। और ट्रस्ट मी, अटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की इंक्विजिशन इतनी फ्राइटनिंग रेपुटेशन रखती है कि वहाँ का नाम सुनते ही मैं भी बोलूँगा। शायद ये एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस है, लेकिन लूमियन ऐसी बातों से नहीं रुकता। वो उसमें ग्रीड का इंजेक्शन मार देता है। और भाई काम हो गया, रियमंड साइड किक ऑफिशियली लॉक हो गया। अब दोनों चलते हुए ओल्ड टैवर्न के पास पहुंचते हैं। और तभी बम, एक लंबा आदमी निकलता है डार्क ब्राउन कोट में। और रियमंड लिटरली चिल्लाता है, पियर तू यहाँ क्या कर रहा है? और सच्ची बता रहा हूँ, ये ट्विस्ट वियर्डली सस्पिशियस लगा मुझे भी। शेफर्ड अप्रैल में गांव में, इम्पॉसिबल टाइमलाइन, इवन अ नॉर्मल व्यूअर भी बोलेगा कुछ गड़बड़ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। पियर कहता है कि वो लेंट सेलिब्रेट करने आया है। और मैं सोच रहा हूँ, भाई तेरी शूज़ नहीं हैं, तू क्लियरली पैसे भी कमा रहा है, लेकिन पहाड़ छोड़कर ऐसे कैजुअली क्यों घूमे? लूमियन भी सस्पिशियस है, बिल्कुल ऑडियंस के साथ सिंक्ड वाइब। पियर फिर कैथेड्रल की तरफ जाता है, और यहाँ से ही इस पूरे मिस्ट्री प्लॉट की स्मेल आने लगती है। समथिंग इज डेफिनेटली ऑफ। अब दोनों टैवर्न में प्रवेश करते हैं, और यहाँ कहानी काम हो जाती अगर सामने वो मिस्टीरियस फॉरेन वुमन ना बैठी होती। ऑरेंज फ्लोइंग ड्रेस, ब्लू आइज, स्कारलेट ड्रिंक, और पूरा टैवर्न उसके सामने लिटरली 10 शेड्स मोर डर्टी लग रहा है। और मैं ऑनेस्टली ये कहने वाला था, अगर कोई कैरेक्टर इस कहानी में मैं ट्रबल इनकमिंग का सिंबल हो सकता है तो वह यही है। और हाँ भाई, अब असली मज़ा यहीं से शुरू होता है। तो भाई सीन शुरू होता है कैश से। हाँ, वही फ्रूटी फैंसी सी ड्रिंक जो बड़े शहरों से आने वाली स्टाइलिश औरतों का फेवरेट होता है। और लूमियन भी एकदम उसी चीज़ को नोटिस कर रहा था, क्योंकि कोडू की ओल्ड टैवर्न में ऐसी ड्रिंक मिलना ही अपने आप में एक लक्जरी था। मैडम पुआलस, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की पत्नी, इसी कैश की वजह से इसे बिगो से लेकर आई थी। अब लूमियन को इनके बारे में एक एक्स्ट्रा सीक्रेट भी पता है, ये पाड्रे की मिस्ट्रेसेस में से एक हैं। पर गांव के 99% लोग इस बारे में ब्लिसफुली अनअवेयर हैं। क्लासिक स्मॉल टाउन पॉलिटिक्स। लूमियन इस फैंसी महिला से नज़र हटाता है और बार काउंटर की तरफ बढ़ता है, जहां बैठा है पियर ग्रेग रियमंड का पिता। एकदम कामकाज से झुलसा हुआ चेहरा, थिनिंग हेयर, स्टैंडर्ड गांव वाला वाइब। लूमियन को याद आता है कि इस गांव में पियर बोलो और आबादी का 1/3 हाँ बोलकर जवाब दे देगी। इतनी रेपिटेशन है नामों की कि यहाँ पर किसी को एड्रेस करने के लिए पे, एंट, जूनियर जैसे टैग लगाने पड़ते हैं। रियमंड अपने पिता से पूछता है कि वो स्क्वायर में क्यों नहीं गए, जहां बाकी लोग दिन भर बैठकर गॉसिपिंग और डाइस कार्ड्स खेलते हैं। लेकिन पियर कहता है, हम थोड़ी देर में जाएंगे, अभी वहां कोई नहीं होगा। और ये बात लूमियन के दिमाग में तुरंत घंटी बजा देती है, क्योंकि उसने आज पूरे दिन विलेज स्क्वायर में पुरुषों की सस्पिशियसली कम उपस्थिति नोट की थी। लूमियन बात घुमाता नहीं, सीधे सवाल दाग देता है। पियर थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि भाई इसका द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाला रेप्यूटेशन बड़ा स्ट्रांग है। कोई भी अनयूजुअल बात कहे, लोग पहले प्रैंक समझ लेते हैं। लूमियन रियमंड को इशारा देता है कि असली बात वही पूछे। रियमंड पूछता है, पापा वो वॉलॉक वाली लेजेंड जिसे 9 बैलों ने कॉफन खींचकर दफनाया, वो कितने समय पहले की बात है? पियर का चेहरा बदल जाता है। वो बताता है कि ये कहानी उसे उसके अपने पिता ने सुनाई थी, वो भी तब जब वो बहुत छोटा था। मतलब यह कोई रैंडम रूमर नहीं, बल्कि आई विटनेस अकाउंट है। और यह सुनकर लूमियन और रियमंड दोनों लिटरली चमक उठते हैं। तो वॉलॉक वाली लेजेंड सच हो भी सकती है। अब असली मज़ा आता है जब पियर कैजुअली बताता है कि उसके पिता इतने डर गए थे कि उन्हें उल्लुओं से लाइफ लॉन्ग डर लगने लगा, उन्हें लगता था कि वे उसकी आत्मा निकाल लेंगे। उफ, पीक सुपरस्टिशन वाइब्स। रियमंड आगे पूछना चाहता है कि वॉलॉक को दफनाया कहाँ गया था, लेकिन पियर फुल बूमर मोड में सिंपली श्रग कर देता है, कौन परवाह करता है। जब दोनों लड़के वहां से निकलने की सोचते हैं, पियर एक रैंडम लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, ग्रीन वॉचर्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। लेकिन लूमियन की सुनने की इच्छा जीरो है। वो वॉशरूम चला जाता है। वापस आते हुए उसकी नज़र फिर उस फॉरेन वुमन पर जाती है, जिसका खूबसूरती लेवल इतना परफेक्ट था कि उसकी असली उम्र गेस करना पॉसिबल ही नहीं था।
लूमियन उसे एनालाइज करता है क्योंकि उसे आदत है हर यूजफुल चीज़ को फ्यूचर स्ट्रैटेजी की तरह सोचने की, रायन, लिया, वैलेंटाइन की तरह। लेकिन तभी वह महिला ऊपर देखती है, उनकी आंखें टकराती हैं, और भाई लूमियन, जो दुनिया भर की शरारतें कर चुका है, अचानक सोशली ऑकवर्ड टीनेजर जैसा बिहेव करने लगता है। क्यूट। और फिर महिला सीधा पूछ देती है, सपने आ रहे हैं, है ना? लूमियन के दिमाग में बिजली गिर जाती है। ये उसे कैसे पता? अगले कुछ सेकंड वो बस डैमेज कंट्रोल में लगा रहता है। वो कैजुअली पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसने उसकी कल वाली कहानी सुनी थी, लेकिन महिला जवाब देने के बजाय अपने पर्स से टैरो कार्ड्स निकाल लेती है। पहले मेजर आर्केना, जिसे वह तुरंत वापस रख देती है जैसे गलती से उठ गया हो। फिर माइनर आर्केना की गड्डी निकालती है और बहुत कामली लूमियन को ऑफर करती है, एक कार्ड चुनो, इससे शायद तुम्हारे सपने का रहस्य खुल जाए। लूमियन पूरा कंफ्यूज्ड है। वो हंसता है क्योंकि उसकी बहन औरत ने उसे सिखाया है कि मुफ्त की चीज़ें सबसे महंगी पड़ती हैं। महिला अग्री भी करती है, सरप्राइजिंगली। आखिरकार लूमियन एक कार्ड खींचता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड में एक आदमी पहाड़ी पर लड़ रहा है, नीचे से 6 वैन्स उसे अटैक कर रहे हैं। महिला बताती है, ये क्राइसिस, कॉन्फ्रंटेशन, करज का सिंबल है, लेकिन असली मीनिंग वो नहीं, असली मीनिंग लूमियन आगे समझेगा। और भाई यहाँ एक मिस्टीरियस ट्विस्ट, वह कार्ड लूमियन को गिफ्ट कर देती है, फिर बड़े आराम से अपना कैश खत्म करती है और सीधे ऊपर कमरे में चली जाती है, फुल मिस्टीरियस एनर्जी। लूमियन के मन में लाख सवाल घूम रहे होते हैं। ये महिला कौन है? उसने सपना कैसे जान लिया? ये कार्ड सच में नॉर्मल है या कर्स्ड? और सबसे बड़ा, क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए? पर तभी रियमन लौट आता है और इन्वेस्टिगेशन वापस प्रैक्टिकल ट्रैक पर आ जाती है। लूमियन कहता है कि वो कल बूढ़े लोगों से पूछेंगे या फिर कैथेड्रल की रजिस्ट्री चेक करेंगे। हालांकि पाड्रे से ताज़ा झगड़े के कारण कैथेड्रल सेफ ऑप्शन नहीं है। रात में लूमियन सारी कहानी ऑरा को सुनाता है। ऑरा कार्ड को बहुत ध्यान से एनालाइज करती है और कहती है, ये कार्ड सेफ है, कोई कर्स या मैलिस नहीं, लेकिन उस महिला के इरादों पर अभी कुछ कहना जल्दी होगा। ऑरा प्रॉमिस करती है कि वह उस फॉरेनर पर नज़र रखेगी, और वो कार्ड उसे लूमियन को ही रखना चाहिए। रात को लूमियन कार्ड को अपनी पोशाक में छुपाकर सो जाता है। कुछ ही मिनट बाद वही काली राख जैसी धुंध उसे घेर लेती है, और वो दोबारा अपने ड्रीम रेल में पहुंच जाता है। इस बार माइंड थोड़ा क्लियर है, विजिलेंस ज़्यादा है, लेकिन ड्रीम वर्ल्ड की अजीबियत वही है। और स्टोरी यहीं पर अगले घुमाव के लिए रुकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है लूमियन के कमरे से, और मज़ेदार बात यह है कि कमरा वही, मेज़, कुर्सी, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ वही, बस उस पर हल्का सा ग्रे फॉग चढ़ा हुआ है। और यहाँ लूमियन को अचानक एहसास होता है, ओह, ये तो लूसिड ड्रीम है। अब जिसे नहीं पता, लूसिड ड्रीम यानी सपने में होते हुए भी दिमाग फुली जागा हुआ। सोच पूरी एकदम एक्टिव मोड में, जैसे पीसी पर लो पावर से सडनली टर्बो मोड चल पड़े। ऑरा ने कई महीनों तक कोशिश की थी लूमियन को लूसिड ड्रीम में ले जाने की, लेकिन लड़की हर बार फेल। और आज ये लड़का खुद ही बिना वार्निंग लूसिड हो गया। वही रिएक्शन, ये कैसे हुआ? लेकिन लूमियन का दिमाग जल्द ही डिटेक्टिव मोड में जाता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो मिस्टीरियस मैडम मिली थी, उसने कहा था ये कार्ड सपने का रहस्य खोलेगा। क्या ये उसी की वजह से हुआ है? और सच बोलूं तो यहाँ पढ़ते वक्त मुझे भी थोड़ा गूज़बम्स आया, क्योंकि पहली बार ग्रे फॉग पहले से काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई इंटेंशनली सपने की ब्राइटनेस बढ़ा रहा हो। खैर, लूमियन खिड़की तक जाता है और बाहर झांकते ही उसे समझ आता है कि ये कॉडू नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोहरे के नीचे एक ऊंची रेडिश ब्राउन चोटी और उसके चारों ओर बर्न डाउन क्रिप्ट जैसी इमारतें। पूरी जमीन बंजर, गड्ढों से भरी। सूरज गायब, और रोशनी बस इतनी कि रात में तारे जैसे दिखते हैं, बस इतना। लूमियन थोड़ी देर इसे देखता है और लगभग इरिटेटेड टोन में सोचता है, बस इतना, यही वो डरावना सपना जो मुझे सालों से परेशान कर रहा है। ये वाला मोमेंट बड़ा रिलेटेबल था, जब आप किसी चीज़ से डरते हैं और फाइनली देखते हैं तो लगता है यही था। लेकिन फिर असली बात, सपने का रहस्य आखिर छिपा कहाँ है? चोटी पर, खंडहरों में, कहीं और। ठीक इसी समय लूमियन ऊपर से एक शैडो सी आकृति को खंडहरों में दौड़ते हुए देखता है। और यहाँ नरेटर की तरह बताऊं तो इस सीन में टेंशन लेजिट बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ क्लियरली वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। लूमियन खुद को काम करने की कोशिश करता है, शांत रहो, धैर्य रखो, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा है कि ये सपना पूरी तरह उसका नहीं है। यहाँ कोई और भी दखल दे रहा है। खैर, एक्सप्लोरेशन की बजाय उल्टा वापस सोने की कोशिश करता है, क्योंकि लूसिड ड्रीम से निकलने का बस यही तरीका है। कुछ देर बाद फट से उठता है, कमरे में धूप अंदर आ रही है, फाइनली जाग गया। और हाँ, सैटिस्फाइंग मोमेंट, सपने में सोने से वह नॉर्मल दुनिया में लौट आया। तभी ठक ठक ठक, ऑरा दरवाजे पर, और जैसा एक्सपेक्टेड था, लूमियन सारा सीन, सारा सपना ऑरा को एकदम खुलकर बता देता है।
और सुनकर तुरंत समझ जाती है। ओह, कार्ड का असली रोल लूसिड ड्रीम ट्रिगर करना था, यानी वह मिस्टीरियस औरत झूठ नहीं बोल रही थी। और पूछती है, अब क्या प्लान है? और लूमियन ग्रांडे स्टाइल में बोलता है, पहले खाना, फिर उस औरत से मिलकर उसकी मंशा समझूंगा। रिस्पेक्ट। लड़का प्रायोरिटीज जानता है और अभी समझदार तरीके से सलाह देती है, शांत रहना, लड़ाई मत कर देना, हम एलाइज बना सकते हैं, दुश्मन क्यों। ओल्ड टैवन का सीन। लूमियन टैवन पहुंचता है और मॉरिस बेनेट से उस फॉरेन मैडम का कमरा पूछता है। मॉरिस की वाइब हमेशा सस्पिशियस रहती है। वो सोच भी रहा होता है, ये बड़े शहर की महिला का इस देहाती लड़के से क्या काम। और लूमियन के जवाब से साफ समझ आता है कि वो भी इक्वली सैसी है। कोई चीज़ मिली थी, लौटाने आया हूँ। जवाब ऑब्वियसली फेक, और मॉरिस को पता भी है कि वो झूठ बोल रहा है। पर आखिर मॉरिस बता देता है कि महिला स्क्वायर साइड वाले कमरे में है। लूमियन हॉलवे में जाकर खड़ा हो जाता है और नोट पढ़ता है, करंटली रेस्टिंग, डू नॉट डिस्टर्ब। और यहाँ वो दरवाज़ा खटखटाने की बजाय इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है जब मौका मिले पूरा फ़ायदा उठाओ। हाफ हार्टेड मूव से कुछ नहीं होता। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और मिस्टीरियस मैडम बाहर आती है। पेल ग्रीन ड्रेस, काम लुक, हेयर स्टाइल ऑल एलिगेंट। वह एकदम कैजुअल टोन में पूछती है, कितनी देर इंतज़ार किया? और ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से पता था कि लूमियन वहाँ होगा। लूमियन उसके साथ हॉलवे में ही बातचीत शुरू कर देता है। सवाल, मेरे उस सपने में असल रहस्य क्या है? जवाब, ये तुम्हें खुद खोजना है। लेकिन वह एक हिंट देती है, वहाँ तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिलेगी। ये सुनते ही लूमियन लिटरली अलर्ट मोड में, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर उसका अल्टीमेट लक्ष्य है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, सपने में मर गए तो असल में भी मरोगे, यानी स्टेक्स स्काई हाई हैं। कोई वीडियो गेम रिस्पॉन नहीं, सीधा परमानेंट एंड। लूमियन दुविधा में पड़ जाता है, एक्सप्लोर करूं या रुका रहूं। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने पर वही कंक्लूजन निकलता है, कुछ न करना भी गलत होगा। और सपने की आउटर बाउंड्री से थोड़ा बहुत सेफ एक्सप्लोरेशन शुरू करना ही सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है। वह फाइनली पूछता है, तुम आखिर हो कौन और मेरी मदद क्यों कर रही हो? महिला बस मुस्कुरा कर कहती है, ये जवाब तब मिलेगा जब तुम उस सपने का सच खोल लोगे। एंड बूम, चैप्टर क्लिफहैंगर पर खत्म। तो कहानी की शुरुआत होती है वहीं से। लूमियन ओल्ड टैवन से बाहर निकल आता है और असमान पत्थरों वाली उस पुराने गांव की सड़क पर खड़ा रह जाता है। सुबह की धूप निकल चुकी है, लेकिन हवा अभी भी ठंडी है, वो वाली रस्टक ठंडक जो पहाड़ी गांवों में महसूस होती है। लूमियन सोच रहा है कि अब आगे क्या करे, और तभी अचानक कौन पॉपअप हो जाता है। रेमंड ग्रेग। वो आता है और एकदम ड्रामेटिक तरीके से कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लूमियन तुरंत अपना इमोशनलेस, मैं तो बहुत कंपोज इंसान हूँ वाला चेहरा लगा लेता है। क्या बात है? अब रेमंड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि भाई आज तो एक प्लान था। वो कहता है, क्या तुम भूल गए? आज हमें उन पुराने एल्डर्स से वॉलॉक वाली दंतकथा पर पूछताछ करनी है। और लूमियन वो पूरा सीन ही एक्ट कर देता है, माथा पकड़कर ऐसे बिहेव जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। रेमंड का चेहरा क्या मैं पागल हूँ वाले पैनिक मोड में चला जाता है। और तभी लूमियन हंस देता है। बस रेमंड भड़क उठता है, तू फिर मजाक कर रहा था। लूमियन कैजुअली रोस्ट कर देता है, तुम्हारी गाली मारने की स्किल सुधारो, एवा भी तुमसे बेहतर गाली देती है। एवा का नाम सुनते ही रेमंड का पूरा सिस्टम रीबूट हो जाता है। लड़के को पसंद था एवा, और एवा कौन? गांव का शूमेकर गियोम लिजियर की खूबसूरत बेटी जो अब गूज हर्डर है। हाँ, गीस संभालती है। रूरल लाइफ गाइज? रेमंड धीरे से पूछता है। वो हमारी दोस्त है ना? लूमियन हंस देता है, हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ नरेशन बताता है कि लूमियन, रेमंड, एवा और दो और लोग, गियोम जूनियर और अज़मा, काफ़ी इंसेपरेबल थे। गांव की अपनी छोटी सी गैंग। रेमंड फिर एक आइडिया देता है, एवा को भी साथ ले चलें जांच के लिए। और इसके पीछे उसका हिडन मोटिव भी है ऑब्वियसली। खजाना मिले तो फायदे होंगे और एवा इम्प्रेस भी हो जाएगी। लेकिन लूमियन को क्लियरली पता है कि भाई एवा को रेमंड में ज़ीरो इंटरेस्ट है। वो खुद सोचता है, एवा के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, वो किसी अच्छे परिवार में शादी करना चाहती है। रेमंड बेवकूफ़, तू तो बस सपने देख रहा है। लूमियन आखिर में प्रैक्टिकल रीज़न देता है, मेरी बहन हमेशा कहती है संख्या में ताकत होती है। उसी दौरान रेमंड एल्डर्स की लिस्ट बताता है, गांव में 9 बूढ़े लोग। और फिर उनका पहला टारगेट तय होता है, नरोका, गांव की सबसे सीनियर एल्डर। लूमियन और रेमंड चलते हैं और रास्ते में 4 बुजुर्ग औरतें दिखाई देती हैं, धूप सेंकते हुए और एक दूसरे के बालों में जूं ढूंढते हुए। हाँ, ये वहाँ की परंपरा थी, अफेक्शन दिखाने का तरीका। रेमंड हिचकता है कि पूछें या नहीं। लूमियन समझदार है, रुको, अगर हम अभी पूछेंगे तो पूरा गांव गॉसिप फैला देगा। कुछ देर बाद 3 औरतें चली जाती हैं और नरोका अकेली रह जाती है।
परफेक्ट मौका। लूमियन मुस्कुराकर जाता है। गुड मॉर्निंग नरोका। नरोका उसे पहचानती है और कैजुअली पूछ लेती है, और कब वापस आएगी। लोग उसे याद करते हैं। लूमियन का दिमाग इंस्टेंटली टैंजेंट पर चला जाता है और वो अचानक पूछ बैठता है, नरोका, क्या तुमने असली वॉलॉक देखा है? वही जिसके कॉफिन को 9 बुल्स भी नहीं खींच पाए। नरोका का चेहरा बदल जाता है। किसने बताया? लूमियन तुरंत कहानी बना देता है। उसके पेपे ने मरने के बाद वापस आकर बताया। नरोका का दिमाग भन्ना जाता है। क्या आत्माएं वापस आ सकती हैं? रेमंड मजबूरी में सच बता देता है कि ये बस सुनी सुनाई बात है। नरोका फिर अपनी यादों में डूबती है। जब तक वो वॉलॉक जीवित था, कोई नहीं जानता था कि वो वॉलॉक है। वो एकदम सामान्य आदमी की तरह था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लूमियन को पता नहीं कि उसकी बहन और क्या है। फिर नरोका पुरानी घटना बताती है। वॉलॉक की अचानक मौत, उल्लू का आना, गांव में डर फैलना, और लूमियन आगे पूछता है, वो वॉलॉक रहता कहाँ था? नरोका जो बताती है वो एकदम बॉम्बशेल होता है। उसी जगह जहां तुम और औरा अभी रहते हो। लूमियन का लिटरली दिल रुक जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका घर, वॉलॉक की पुरानी जगह, जलाई गई जगह, शापित जमीन, सब कुछ वहीं था। और उससे भी बड़ा सवाल, औरा ने इतनी रिमोट जगह में घर क्यों बनाया? जबकि वो चाहती तो किसी बड़े शहर में आराम से छिप सकती थी। लूमियन को औरा की बात याद आती है। छिपने का सबसे अच्छा तरीका है भीड़ में छिपना, लेकिन फिर भी उसने कॉडू क्यों चुना? यहाँ लूमियन पहली बार रियलाइज करता है कि उसकी बहन की कहानी में बड़े बड़े छेद हैं। रेमंड तुरंत ट्रेजर हंटिंग मोड में पूछ लेता है, वो दफन कहाँ है? नरोका थोड़ा अम्यूज्ड होकर रिस्पॉन्ड करती है, वॉलॉक का अंतिम संस्कार एक ह्यूज मामला था। 9 बुल्स, प्योरिफिकेशन रिचुअल, कॉफन जलाया गया, राख दफन की गई, सब कुछ। रेमंड का खजाना खोजने वाला सपना वहीं मर जाता है। दोनों नरोका को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ते हैं। रेमंड कहता है, लूमियन, कोई उम्मीद नहीं है। लूमियन प्रैक्टिकल है, सही कह रहे हो। जो जल सकता था जल गया, जो लूट सकता था लूटा जा चुका है। रेमंड भी यही मानता है। बस एक चीज बचती है, वो अभिशप्त उल्लू। और जैसे ही वो उल्लू का नाम लेता है, लूमियन की आंखें चमक उठती हैं। वो दूर जंगल की ओर देखता है और बुदबुदाता है, उल्लू। रेमंड डर जाता है, अरे वो तो सालों पहले मर गया होगा। वह दानवी प्राणियों का साथी था, क्योंकि दक्षिण इंडीज में उल्लू, रेवन और नाइटिंगेल ऑल कंसिडर्ड इवल क्रीचर्स हैं, बुरे शगुन वाले। और यहीं पर कहानी इस चैप्टर में एक डरावना, रहस्यमयी टोन पकड़ लेती है। तो भाई, सीन की शुरुआत होती है लूमियन के दिमाग में एक तेज सी चमक से, एक ऐसा ख्याल जो अचानक आया, पर खुद वो भी उसे सीरियसली लेने के मूड में नहीं। और ऑनेस्टली उसकी रीजनिंग ठीक भी है। वॉलॉक को मरे जमाना हो चुका है और उल्लू वैसे भी लॉन्ग लाइफ स्पीशीज नहीं है। ऊपर से पहाड़ों में उल्लू इतने हैं कि कौन सा वही वाला है, ये पूछना भी बेकार है। लूमियन को अब पछतावा हो रहा है कि दंतकथा में उस खास उल्लू का कोई सॉलिड डिस्क्रिप्शन था ही नहीं। नरोका ने भी आधी अधूरी बातें ही बताईं, और सच कहें तो उन्होंने खुद भी सवाल उतने पूछे नहीं थे। क्लासिक विलेज मूव कहानी सुन ली, पर डिटेल में कोई नहीं जाता। खैर, लूमियन अपने थॉट्स से बाहर आता है और रेमंड को एक भरोसे वाली मुस्कान देता है। वॉलॉक से जुड़ा उल्लू 100 साल तक जी सकता है। रेमंड की हालत सच में खराब है, बंदा कांप रहा है। लूमियन उसे शांत करता है, रिलैक्स मोनेमी, ये सिर्फ आखिरी विकल्प है। मैं किसी राक्षस को हाय हेलो बोलने नहीं जा रहा। और यही लूमियन एक बात कहता है जो बंदे की बुद्धि दिखाती है, हमें बाकी बुजुर्गों से भी पूछना चाहिए। नरोका कुछ छोड़ गई होगी। फिर लूमियन एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाता है, और ऑनेस्टली यहाँ कहानी थोड़ी ग्राउंडेड लगती है। अगर वह वॉलॉक होता तो क्या अपना सारा खजाना घर में छोड़ देता? इंक्विजिशन अगर हमला कर दे तो किसके पास टाइम होता है कि सब सामान बांध कर भागे? तो नेचुरली उसने कुछ चीजें कहीं और छुपाई होंगी। और रेमंड का ट्रेजर हंटर मोड एकदम एक्टिवेट। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन तुरंत ही डिप्रेस्ड होकर बोलता है, लेकिन चर्च को जो मिला होगा वो तो अब तक खर्च हो चुका होगा। लूमियन हंसते हुए टोन में उसे टोकता है, मोनेमी, ये सोच खतरनाक है। फिर दोनों पियर पैर, नाफेरिया और मॉरी फैमिली वालों से पूछताछ करते हैं। इस बार डिटेल थोड़ी ज्यादा निकलती है। ब्राउन फेदर्स, स्कैटर्ड स्पॉट्स, कैट लाइक फेस, येलोइश आइज। एकदम नॉर्मल उल्लू, लेकिन थोड़ा बड़ा। और सबसे क्रीपी डिटेल, उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही घूमती थीं। मतलब इंटेलिजेंट आउल एनर्जी दे रहा था। ये छोटी छोटी बातें कहानी को सटल हॉरर वाइब भी देती हैं। थोड़ी देर बाद लूमियन टाउन स्क्वायर की ओर जाते हुए बोलता है, लगता है हम फिर बंद गली में आ गए। अब दूसरी लेजेंड्स देखनी होंगी। रेमंड सरप्राइजिंगली मोटिवेटेड है, निराश बिल्कुल नहीं। पूछता है, ठीक है, फिर किसे आगे बढ़ाएं? और लूमियन के मन में आता है, भाई, ये साथी एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा कमिटेड है। तो वह इसे एक छोटा रिवॉर्ड देता है।
कल सोचेंगे, आज दोपहर मैं तुम्हें कॉम्बैट सिखाऊंगा। रेमंड लिटरली जंप करता है एक्साइटमेंट में। प्योर एनिमे प्रोटैगनिस्ट मोमेंट सेंसे, टीच मी। अब लूमियन घर की तरफ मुड़ता है और तभी सामने से एक ग्रुप आता दिखता है। उनके आगे आगे छोटा कद, नीली आंखें, सफेद चोगा और चेहरे पर परमानेंट एंगर फिल्टर लगा हुआ गियोम बेनेट। कॉडू का अटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च वाला पाद्रे। गियोम आज काफी गर्म है। क्या तुमने जानबूझकर उन विदेशियों को कैथेड्रल में लाया था? लूमियन थोड़ा पीछे हटकर शांत स्वर में कहता है। मुझे लगा आप सो रहे थे। और पीछे खड़ा है उसका भाई पॉन्स बेनेट, एकदम मसल ब्रेन प्रकार और बाकी गुंडे लाइन में। गियोम की एक निगाह मिलते ही पॉन्स सीधे कूद पड़ता है। रास्कल, टाइम टू लर्न हु इज द फादर हियर। अब यहाँ मेरी पर्सनल ओपिनियन। कॉडू गांव बेसिकली एक ऐसी जगह लगता है जहाँ कानून से ज्यादा ईगो चलता है, और गियोम इसका पूरा फायदा उठाता है। वह पहले भी लोगों को पीट चुका है, तो लूमियन को पीटना उसके लिए कुछ नया नहीं। लेकिन यहाँ हीरो पॉइंट, लूमियन बहुत तेज है। पॉन्स, वेट फॉर योर पापा, कहता ही है। लूमियन तब तक हवा बन चुका है। मेन रोड छोड़कर एक रैंडम घर में घुसता है। घर वाले शौक, ये कौन आया? लूमियन बिना रुके पीछे की खिड़की से कूदकर निकल जाता है। पॉन्स और गुंडे पीछे पहुंचते हैं। घर का मालिक पूछता है, क्या कर रहे हो? पॉन्स, गेट आउट ऑफ द वे ओल्ड मैन। लेकिन जब तक वह खिड़की तक पहुंचते हैं, लूमियन गायब। कुछ देर पीछा करके पॉन्स फ्रस्ट्रेशन में थूकता है। सैक्री ब्लू, केस चेंस फस। अब सीन शिफ्ट। लूमियन घर के दरवाजे पर पहुंचता है और मजेदार बात, ऐसे कैजुअली अंदर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर ऑरा वर्कआउट कर रही है। म्यूजिक चल रहा है, पोनीटेल हिल रही है, स्वेट पूरा। सीन एनर्जेटिक है और थोड़ा रिलेटेबल भी। घर में कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहा हो और दूसरा इंसान दरवाजे पर खड़ा होकर सोच रहा हो, ये कब रुकती है? ऑरा रिकॉर्डर बंद करती है और कैजुअली कहती है, आज कॉम्बैट प्रैक्टिस है। लूमियन थोड़ा थकान वाली आवाज में, पढ़ना भी है और कॉम्बैट भी, थोड़ा ज्यादा नहीं। ऑरा इंस्टेंटली टीचर मोड, बैलेंस जरूरी है, मोरालिटी, इंटेलेक्ट, फिजिक, एस्थेटिक्स, लेबर। लूमियन मन ही मन, मैं मॉरल वाले हिस्से में वैसे ही फेल हूँ। फिर वह पूछता है, कॉम्बैट किस तरह का? ऑरा हल्की हंसी के साथ, सेल्फ डिफेंस। लूमियन जेन्युइनली कंफ्यूज्ड, क्या वो लड़कियों के लिए नहीं होता? ऑरा की डिलीवरी यहाँ आइकॉनिक है। लड़कों को भी परवर्ट्स मिलते हैं, कोई रूल नहीं है। ये लाइन इतनी कैजुअल है कि सुनकर हल्की सी हंसी आ ही जाती है। लूमियन सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, तभी ऑरा अचानक उसकी टांग अड़ा देती है। लूमियन समहाउ फ्लिप करके खुद को बचा लेता है। ऑरा शांत होकर समझाती है, कॉम्बैट का सबसे बड़ा नियम, हमेशा अलर्ट रहो। लूमियन सिर्फ ये सोचता है, और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बेकार। और ऑनेस्टली, हम सब सहमत होंगे। फिर अचानक कहानी थोड़ी गंभीर टोन पकड़ लेती है। ऑरा खाना बताते बताते अचानक फ्रीज हो जाती है। चेहरा कसने लगता है, हाथ कानों पर, और पूरा सीन अनसेटलिंग। लूमियन चुपचाप बेहद वरीड निगाह से उसे देखता है। कुछ सेकंड बाद वह नॉर्मल होती है और मुस्कुराकर कहती है, कानों में बजना फिर शुरू हो गया। पुरानी समस्या है। लूमियन बिना सवाल किए कहता है, ठीक है, मैं खाना बना देता हूँ। और यहाँ नरेटर के तौर पर एक बात साफ महसूस होती है, हर बार ऑरा की हालत बिगड़ती है, लूमियन के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स की तरफ खिंचाव बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, यह उसकी ज़रूरत बनती जा रही है। तो भाई, रात पूरी तरह सेटल हो चुकी है और लूमियन आखिरकार उन पड़ोसियों से निपट चुका है जो ऑरा का ओवन उधार लेने आए थे। सच बताऊं, कॉडू जैसी जगह में यह एकदम नॉर्मल है, जैसे गांव का नेटफ्लिक्स पासवर्ड जिसे सब शेयर कर रहे हों। ओवन प्रैक्टिकली गांव की पब्लिक प्रॉपर्टी है, और वो तो फुल टाइम एनजीओ है। जिसे चाहिए ओवन ले जाओ, बस ईंधन खुद लाओ। और मैं सोच रहा हूँ, अगर ऐसी बहन किसी को मिल जाए तो गांव वाले शादी वादी भूल ही जाएं। खैर, लूमियन ऊपर जाता है जहां ऑरा का स्टडी रूम है। कमरा सिनेमैटिक है। ऑरा सफ़ेद रेशमी नाइट ड्रेस में आराम कुर्सी पर कल हुई बैटरी लैम्प की सॉफ्ट रोशनी में किताब पढ़ते हुए, वो वाइब वाला शॉट जिसे देखकर आप सोचते हो, हाँ, यही वो कैरेक्टर है जिसके पास डेंजरस सीक्रेट्स होंगे। लूमियन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो कोना में जाकर एक पतली सी किताब उठा लेता है, हिडन वेल। और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। उसके दिमाग में पहला रिएक्शन, ये मैगजीन सस्पिशियसली अकल्ट लग रही है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? लूमियन पन्ने पलटता है और हर पन्ने के साथ शॉक मीटर बढ़ता है। मैगजीन में खुलेआम आत्मा, स्पिरिट्स, कम्युनिकेशन मेथड्स, बेसिकली वो सब चीज़ें जिनसे चर्च कहता है, बेटा दूर रहो वरना हम यहीं बीबीक्यू बना देंगे। लूमियन के दिमाग में बस दो शब्द आते हैं, सैक्रिलेज, टैबू। और भाई, उसकी वॉलॉक फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए ये रिएक्शन बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ट्विस्ट, ये मैगजीन ऑफिशियली पब्लिश होती है, सेंसरशिप ने अलाउ किया है। मेरी खुद की राय, ये वही मोमेंट है जब आपको समझ आता है कि दुनिया कुछ बड़ा छुपा रही है। क्योंकि कोई सरकार,
सुपरनैचुरल वाले आर्टिकल ऐसे ही नहीं अलाउ करती जब तक कि असलियत धीरे धीरे लीक न हो रही हो। लूमियन शॉक में है, ये बैन कैसे नहीं हुई। और ऑरा कैजुअली कहती है, पहले अंडरग्राउंड थी, पता नहीं कैसे सेंसर पास कर गई। चर्च ने भी कुछ नहीं कहा, अब ये फिक्शन माना जाता है। लूमियन, फिक्शन, सीरियसली? उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी अभी तक, और ऑरा इसे बेटाइम फेरी तले बता रही है। ऑरा हंस देती है, अगर ये सच होता तो पब्लिश होता। जो रिचुअल्स इसमें हैं उन्हें फॉलो करोगे तो बस मेंटली टायर्ड हो जाओगे। और ऑनेस्टली ऑरा का ये कॉन्फिडेंट टोन थोड़ा डराता भी है। ये लड़की इतनी सर्टेनिटी कहाँ से लाती है? जिसके पास ये नॉलेज है वो या तो बहुत पढ़ा हुआ है या बहुत डेंजरस। ऑरा आगे एक्सप्लेन करती है कि सुपरनैचुरल घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार का कंट्रोल ढीला हो रहा है और ऐसी मैगजीन्स पॉपुलर हो रही हैं। और यहाँ मेरी कमेंट्री, कहानी क्लियरली हिंट दे रही है कि दुनिया बदल रही है। लोग डर कम और क्यूरियोसिटी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और जब दुनिया में सुपरनैचुरल खुलेआम दिखने लगता है तब केओस शुरू होता है। इसलिए ये मैगजीन्स अचानक लीगल हो गई होंगी। लूमियन की आंखों में एक्साइटमेंट, ओहो, इससे मैं टैवन में लेजेंडरी स्टोरी सुना पाऊंगा। और ऑनेस्टली मैं भी सोच रहा था, हाँ भाई, अब तू क्लिकबैट टाइटल्स पाएगा। मैंने स्पिरिट से बात की, यहाँ देखें परिणाम। ऑरा की लाइब्रेरी देखकर भी लूमियन हैरान है, और मैं भी। इतनी यंग लड़की, लेकिन उसके पास वर्ल्ड जियोग्राफी से लेकर डार्क आर्ट्स तक सब है। मेरी राय, ऑरा उस टिपिकल फैंटेसी ट्रोप की तरह लग रही है, बहुत जानती है लेकिन बताती कुछ नहीं। और यह कॉम्बो हमेशा डरावना होता है। लूमियन टॉपिक बदलता है, मैं कॉलेज एग्जाम पास कर सकता हूँ। ऑरा कैजुअली, हाँ, थियोरेटिकली किसी भी यूनिवर्सिटी में। और मेरे मन में बस एक रिएक्शन, भाई, वॉलॉक परिवार, सुपरनैचुरल घटनाएं, ड्रीम रेल्म, और तुम एंट्रांस एग्जाम की बात कर रहे हो। प्रायोरिटीज प्लीज। फिर ऑरा पूछती है, आज टैवन नहीं गए? लूमियन, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, घर में पढ़ना भी अच्छा है। अंदर से पैनिक सुनाई दे रहा है और वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऑरा उसे पास बैठा लेती है, इतनी दूर क्यों बैठे हो, जैसे कोई दयनीय, कमजोर और असहाय प्राणी। और यहाँ मैं पर्सनली हंसा। बहनें रोस्ट नहीं करें तो बहनें क्यों कहलाएं? दोनों शांत रात में पढ़ते हैं, एक कोजी होमली वाइब। अब आता है असली स्ट्रेंज हिस्सा। लूमियन अपने कमरे में जाता है, वॉन्ट कार्ड छुपाना पड़ता है, बहन स्पाई मोड ऑन कर देगी। वह सोने ही वाला होता है कि अचानक फ्रीज हो जाता है। उसकी नज़र कमरे में घूमती है और उसे एक सिंपल क्रीपी डिटेल दिखती है। जो कुर्सी उसने आज जानबूझकर नई पोजीशन में रखी थी, वह सपने में भी रॉन्ग पोजीशन में है। इसका मतलब साफ है, सपना सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही वो चीज़ होती है जो आपको अंदर तक अनसेटल करती है। लूमियन खिड़की खोलता है, सामने वही क्रीपी, साइलेंट, डल वर्ल्ड। और यहाँ मेरी राय, ड्रीम रेल्म इतना कंसिस्टेंट और डिटेल्ड हो चुका है कि अब ये सपना रहा ही नहीं, ये एक जगह है, एक वास्तविक जगह। लूमियन फाइनली डिसाइड करता है, बस आज इन्वेस्टिगेशन होगी। और यकीन मानो, यही वो चीज़ मुझे लूमियन के कैरेक्टर में पसंद है। वो डरता है लेकिन फिर भी जाता है। एक्शन फर्स्ट टाइप। वो कपड़े पहनता है, नॉट फॉर फैशन बट फॉर प्रोटेक्शन, एंड फिर वेपन्स ढूंढता है। लंबा स्टील फॉग, एक हैंड एक्स, दोनों टेम्पटिंग, पर वह स्टेल्थ चाहता है तो एक्स। और ऑनेस्टली एक्स हमेशा कूलेस्ट चॉइस होती है। वह दरवाज़ा धीरे से खोलता है और ड्रीम वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और भाई, चैप्टर यहीं पर एक परफेक्ट मिस्ट्री नोट पर बंद हो जाता है। मेरी ओवरऑल राय, ऑरा सस्पिशियसली स्मार्ट है। दुनिया सुपरनैचुरल के लिए खुल रही है। लूमियन अननोइंगली एक बहुत बड़े खेल में फंसता जा रहा है। और ड्रीम रेल्म अब सिर्फ सपना नहीं रहा, ये एक चेतावनी है। तो भाई, सीन शुरू होता है वहीं से जहां लूमियन दरवाज़ा पार करता है और अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरा मैप ही बदल दिया हो। मतलब कॉडू के बजाय सामने एक लाल रंग की क्रीपी सी माउंटेन रिज और चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें, बिल्कुल ऐसा वाइब जैसे कोई अबैंडन बैटलफील्ड हो, वो भी किसी दूसरी दुनिया का। अब इमेजिन करो, आसमान में धुंध इतनी मोटी कि लाइट भी एंट्री लेने में हिचकिचाए। जमीन पहाड़ी, दरारों से भरी, पत्थरों का पूरा मेस। और जहां तक नजर जाए घास तक नहीं, जीरो ग्रीनरी। और भाई, जब नेचर भी बोल दे मैं नहीं हूं, तो समझ लो जगह सच में स्कैरी है। लूमियन ने कुल्हाड़ी को ऐसे पकड़ा जैसे ये उसकी लास्ट आशा हो। और डर भी वाजिब था, खुले मैदान में कोई भी खतरा सीधा सामने से दौड़ता हुआ आ सकता था। खैर, थोड़ी देर बाद उसे एक अधजला, आधा ध्वस्त घर दिखा, जैसे किसी ने इसे पूरी नफरत के साथ आग में फेंका हो। लूमियन अंदर घुसा भी तो ऐसे जैसे सीलिंग हर सेकंड उस पर गिरने वाली हो। फिर कोने में उसकी नज़र पड़ती है एक टूटा फूटा बर्तन, जिसके अंदर से सोने की चमक झलक रही है। और इस पॉइंट पर लूमियन का दिमाग, भाई, क्या सच में ट्रेजर? सपने में भी खजाना मिल सकता है क्या? वह सिक्का निकालता है, साफ करता है, और सामने निकला एकदम असली इंटीज रिपब्लिक का लुई डॉ।
और यहाँ नरेटर भी शॉक्ड क्योंकि सपनों में आप रैंडम चीजें देखते हो पर असल दुनिया का एग्जैक्ट करेंसी। दैट्स सस्पिशियसली रियल। लूमियन जरा इकोनॉमिक्स नर्ड बनकर पूरा बैकग्राउंड रिकॉल करता है, करेंसी सिस्टम, कॉपर, वर्ल्ड डॉ, किसकी क्या वैल्यू है, विलेजर्स की कमाई, और ये कि लुई डॉ तो गांव में अमीर लोग ही देख पाते थे। रियल टॉक, इतना डिटेल्ड नॉलेज किसी को भी एक्साइटेड कर दे। लेकिन फिर दुखद रियलाइजेशन, सपने का पैसा सपने से बाहर काम नहीं करता। यानी पैसा आया भी तो सिर्फ दिल जलाने। टिपिकल ड्रीम बिहेवियर। अब सीन थोड़ा डार्क होता है। लूमियन एक्सप्लोरेशन जारी रखता है और उसे एक स्टोव मिलता है जिस पर गहरा लाल स्टेन है, जैसे सूखा हुआ खून। और यह खून 2-3 दिन पुराना जैसा लग रहा है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक रोशनी कम हो जाती है, जैसे कोई विशाल चीज उसके ऊपर खड़ी हो। लूमियन का ब्रेन तुरंत बैटलफील्ड मोड में चला जाता है, उछलता है, रोल करता है, कवर में जाता है, लिटरली जान बचाने वाली रिफ्लेक्सेस। पीछे कुछ भारी चीज गिरती है और जब वो पलट कर देखता है, उफ़, सामने खड़ा है एक ऐसा प्राणी जिसे देखकर कोई भी अपने बचपन के सारे हॉरर मूवीज को याद कर ले। ये क्रिएचर इंसान जैसा भी था और कुछ भी नहीं। पूरी स्किन गायब, मसल्स एक्सपोज्ड, पीली फेशिया दिख रही और ऊपर से उस पर चिपचिपा तरल जो नीचे नहीं गिर रहा। फिजिक्स भी बोल रही, मैं छुट्टी पर हूँ। उसका मुंह खुला, भयानक दांत और अंदर तक जाती सांसें। मॉन्स्टर लिटरली ब्रीदिंग लाइक एन एंग्री बुल। लूमियन जान बचाते हुए डॉज करता है और यहाँ उस पर ऑरर की ट्रेनिंग काम आती है, वरना ये एनकाउंटर उसके लिए लास्ट होता। एक सही टाइमिंग देखकर वह मॉन्स्टर की पीठ पर कुल्हाड़ी झोंक देता है और पहली बार में मॉन्स्टर गिर भी जाता है। लूमियन, हाँ, दिखने में जितना डरावना उतना डेंजरस नहीं लगता। प्योर प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंस मोमेंट। और फिर शुरू होता है फुल कॉम्बो अटैक। बैंग बैंग बैंग, सिर, गर्दन, पीठ, हर जगह वार। मॉन्स्टर शांत हो जाता है, या कम से कम ऐसा लगता है। जैसे ही लूमियन उसे चेक करने जाता है, मृत समझा गया मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो जाता है, पूरी तरह श्रेडेड बट अभी भी जिंदा। यहाँ लूमियन का दिमाग, भाई ये क्या इमॉर्टैलिटी का डेमो है। पूर्ण पैनिक मोड, क्योंकि ऐसा दुश्मन जिसे आप मार ही नहीं सकते वो किसी का भी कॉन्फिडेंस हिला दे। लूमियन उसे कंफ्यूज करता है और पूरी स्पीड से भागता है। दौड़ते दौड़ते उसके लंग्स जलने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पीछे से हॉट ब्रीदिंग लेकर भागता हुआ पीछा करता है। आखिर वह अपने अंडरग्राउंड घर तक पहुंचता है, दरवाज़ा स्लैम करता है और हथियार लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ने नहीं आता, उल्टा उसकी फुटस्टेप्स दूर जाने लगती हैं। और फिर खिड़की पर एक खून टपकाता चेहरा उभरता है। यहाँ कोई भी इंसान स्टैचू बन जाए, मॉन्स्टर बस उसे घूरता है, अटैक नहीं करता, और फिर वापस खंडहर की ओर चला जाता है, जैसे उसके घर की बाउंड्री कोई सेक्रेट जोन हो। लूमियन का दिमाग काम करने लगता है, शायद सपना मेरे घर को सेफ जोन बनाता है, कोई मैजिकल लॉजिक। यह आइडिया उसे थोड़ी राहत देता है, और एग्जॉस्टन इतनी कि वह ऊपर जाकर सीधा बिस्तर पर गिर पड़ता है और सो जाता है। जब लूमियन जागता है, पहले तो कंफ्यूजन, सपने में है या वास्तविकता में, लेकिन पजामाज, फैमिलियर रूम सब बताते हैं कि वह सच में वापस आ चुका है। फिर वो रिफ्लेक्स से पॉकेट चेक करता है और हाँ, जेब में लुई डॉ नहीं था। एक और कंफर्मेशन, ड्रीम आइटम्स बाहर नहीं आते। अब सबसे बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा है, वह उस अमर मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में जाना अनअवॉइडेबल है और वहाँ ऐसे क्रीचर्स घूम रहे हैं जो प्रैक्टिकली मरते ही नहीं। और लूमियन को पता है ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं, एक लंबी लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।